संक्रमण तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। संक्रमण तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, ध्यान से हमने हेडिंग क्या डाला? संक्रमण तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखो ध्यान से, ये है संक्रमण तत्व, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट। क्या है डी ब्लॉक के? बहुत ध्यान समझो, देखो इधर चलो। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 आवर्त और 10 वर्ग में क्या किया गया है? बांटा गया। ठीक, अब यहां थोड़ा समझो। डी ब्लॉक के जो 11वां वर्ग है, कौन सा? डी ब्लॉक में जो 11वें वर्ग में एलिमेंट रखे गए हैं, कॉपर हो गया, एजी हो गया और एयू। ठीक जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो जरा, तो कॉपर, सीयू, एजी और एयू को हम लोग प्राचीन काल में, पुराने समय में, ठीक, इसको हम लोग कहते थे मुद्रा धातु। क्या कहते थे? मुद्रा धातु। ठीक, वो लोग जानते हो शेर साधवा चलाए की पहली धातु कौन थी? वो लोग क्या चलाते थे? टका, मुद्रा, सब किससे बनते थे? बीज बनाए जाते थे। तो प्राचीन काल में इसको हम लोग किस नाम जानते जी? ठीक, सीयू हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया, इसको हम लोग किस नाम जानते थे? मुद्रा धातु। लेकिन वर्तमान समय में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिक्का धातु। तो कभी कोई पूछ लेता है, दो सिक्का धातु या दो मुद्रा धातु का नाम बताओ, बता दोगे ना? सीयू, एजी और एयू। यानी डी ब्लॉक के 11वें वर्ग में जो एलिमेंट रखे गए हैं उसके 2 नाम हैं। उसको हम चाहे कहें मुद्रा धातु, चाहे क्या कहें सिक्का धातु। दो सिक्का धातु नाम क्या हो गया? मान लो पूछ ले कोई, मैं आपस लिख देता हूँ। चलो देखो, 2 सिक्का धातु के नाम बताइए। 2 मुद्रा सिक्का धातु, 2 मुद्रा या सिक्का धातु का नाम बताइए। बताओ, तो 2 मुद्रा धातु या 2 सिक्का धातु का नाम कौन कौन होगा? हम लिख दे रहे हैं सीयू, एजी। चलो तुम एयू भी लिख लेना। एक, आगे देखो, प्रश्न नंबर 2, सबका ध्यान देना चाहिए। आगे अगर डी ब्लॉक की हम बात करें, डी ब्लॉक में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे कठोर है? कौन सा है? प्लेटिनम। कौन सा? डी ब्लॉक का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे कठोर होता है? तो प्लेटिनम। क्या होता है जी? कठोर के साथ साथ ये बहुत महंगा भी होता है। प्लेटिनम क्या होता है? प्लेटिनम क्या होता है? बहुत ही महंगा भी होता है। तो डी ब्लॉक का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? प्लेटिनम। लिखा गया, लिखना तो पड़ेगा नहीं। आगे देखो, आगे यहाँ देखो, हम लोग जानते हैं, बोलो मत, हम लोग जानते हैं जो धातुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं वह पाई जाती हैं ठोस वस्तु से, पाई जाती हैं ठोस वस्तु। लेकिन डी ब्लॉक में जितने भी तत्व रखे गए हैं सब क्या है? धातुएं हैं। क्या है? धातुएं हैं। बताओ, धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? धातुएं पाई जाती है ठोस अवस्था में। लेकिन डी ब्लॉक में एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है, वह धातु होते हुए भी ठोस नहीं है, बल्कि क्या है? द्रव है। उसका नाम है पारा। क्या नाम है? पारा। तो कभी बात पूछ लिया जाता है, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाती है? कमरे का ताप मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर जो हम लोग लेते हैं 25 से 30 के बीच लेते हैं। यानी ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी है? पारा। पारा तुम कहाँ देखोगे?
जो डॉक्टर लोग क्या नापते हैं, ब्लड प्रेशर, क्या नापते हैं, ब्लड प्रेशर, यानी उसको हम लोग कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप जिससे नापते हैं मनुष्य का, ब्लड प्रेशर इससे नापते हैं, उनमें जो भरा होता है सफेद सफेद लिक्विड, उसको हम लोग क्या ना कहते हैं, पारा। समझो ना, यानी कमरे के तापमान में लिखा एक चीज, बहुत कुछ सीखोगे यार, 20% ही सीख जाओगे खटाक से, 20% सीखोगे। चलो, तो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए, धातु का नाम बताओ, क्या नाम है उसका, हाँ, पारा, यानी Hg। कमरे के ताप मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। 3 प्रश्न हो गए, 1 2 3। अब आगे देखो, पूरे आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे भारी होता है, कौन, क्वेश्चन कौन होता है, यह पुलिस के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। पूरे आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे भारी होता है। भारी होने का मतलब ही है उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। तो ओस्मियम क्या होता है, ओस्मियम का डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए क्या होता है, सबसे भारी तत्व होता है। तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, ओस्मियम। क्या है इसका नाम, ओस्मियम, ओस्मियम, ठीक। तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है, ओस्मियम। और देखो ध्यान से, ये प्रश्न सबसे मेन ये भी है, जान लो यहीं पर भी, जो हमने कल बताया था, डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्वों के, संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था यानी परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि संक्रमण धातुओं के ट्यूब कोश में क्या होते हैं, अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हमने देखा था वहां पर जो मैग्नीज था वह 6 परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर रहा था, नहीं 6। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि आवर्त सारणी में ऐसा, पूरे आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे अधिक परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, तो ओस्मियम। बहुत कुछ जानोगे आप, 20% जानोगे। एक, तो पूरे आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे अधिक संख्या में क्या परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, कौन सा है वो, ओस्मियम। तो कितना दर्शाता है, 7। है ही 6, है ही वाला 7। मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है वाला, दिख रहा है। चलो मैं इधर लिखता हूँ, किसा नंबर वहां, तीसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। संपूर्ण आवर्त सारणी में संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे अधिक संख्या में परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है, कौन है जियो, ओस्मियम, OS। बताओ, 3 प्रश्न में किसी कोई दिक्कत, हाँ 3 प्रश्न में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, चौथा प्रश्न उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है,
एक बार नहीं कम से कम 10 बार वनडे एग्जाम पूछा गया है। ऐसा कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है? तो टंगस्टन। क्या होता है? बल्ब देखते हो ना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बीचों में जो लड़का होता है जिसको जलता है, प्रकाश करता है, वह क्या होता है? अरे भैया जो घुमावदार होता है, ऐसे ना, ऐसे ऐसे, यही क्या है? यही है टंगस्टन। ठीक, यानी इसका जो गलनांक होता है वह कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस से 3600 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और आया था एग्जैक्ट, हम लोग मान लेते हैं उसको 3600 डिग्री सेल्सियस। इसका समझ रहे हो? टंगस्टन को 3600 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दोगे तब क्या होगा? गलना यानी लिक्विड में बदलना शुरू करेगा। बहुत ज्यादा गलनांक होता है संपूर्ण आवर्त सारणी में। ऐसा कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का। कितना होता है? 3600 डिग्री। लिख रहा हूं। सबसे अधिक गलनांक, बस सुनते जाओ। सबसे अधिक गलनांक किस धातु का होता है? किसका होता है जी? टंगस्टन। है डब्लू। होता कितना है? 3600। यही जरा सही माना जाएगा, गलत कोई नहीं काटेगा। काट है तो लिखिएगा काट 3600 डिग्री। तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक गलनांक किसका होता है? टंगस्टन का। ये भी खत्म हो गया। ठीक, अब आगे देखो, थोड़ा स्वस्थ है। आवर्त सारणी में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम बहुत ज्यादा मात्रा में उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। नहीं, डी ब्लॉक के तत्वों को ही उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। तो यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि डी ब्लॉक के ट्यूब कोश में क्या पाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण डी ब्लॉक तत्व जब किसी के साथ इनको मिलाया जाता है, उस अभिक्रिया के रेट को बढ़ा देते हैं, वेग को बढ़ा देते हैं। क्यों? इनके ट्यूब कोश में क्या है? इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, यानी इनका ट्यूब कोश क्या है? अपूर्ण भरा होता है। तो डी ब्लॉक में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो बहुत अधिक मात्रा में उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का काम करते हैं? तो पहला है 4-5 मिनट ऊपर रखे गए हैं। आयरन से लेकर कहां तक? जिंक तक। कहां तक जी? आयरन से लेकर के जिंक तक। मॉलिब्डेनम और टिक्यूनियम ये वाला करता है, ये दोनों। एक मैं यहां लिख दे रहा हूं, ई वाला और ई वाला बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। एक ए हो गए 4, 5 ए हो गए 2। ये क्या है जी? उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक रूप में काम करते हैं। ठीक, बताओ इतना बात सबको समझ में आ कि नहीं? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब आगे देखो। चलो, तो 4 प्रश्न हुए। अब आगे देखो, समझो। यहां पर ई वाला प्रश्न मैंने 5 प्रश्न लिखे हैं। पहला प्रश्न क्या है? देखो ध्यान से। ये प्रश्न है, ये तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में एक बार नहीं कम से कम 10 बार आया तुम। जा कोनो मॉडल से उठा लेना, कहीं न कहीं मिलेगा ही तुमको। पहला प्रश्न क्या है? संक्रमण धातु डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु क्यों कहते हैं? तो अट्टा मारने नहीं है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु क्यों कहते हैं? एक लाइन में उत्तर दोगे। डी कक्षक में क्या पाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं? डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती यानी बदल करके, कहते नहीं अपना रंग बदलता है, गिरगिट तरह है। क्या है? अपना रंग गिरगिट क्या करता है? बदल लेता है। क्यों बदलता है? क्योंकि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें क्या होते हैं? उनकी संयोजकताएं एक से अधिक होती है। एक से अधिक होने के कारण क्या होती जी? एक परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। तो तुमसे मानो कोई पूछ लिया
डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि डी कक्षक में क्या पाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। दूसरा हुआ संक्रमण धातु के आयन रंगीन होते हैं क्यों? उत्तर क्या है? डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के। ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि संक्रमण धातु या डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व रंगीन आयन दिखाते हैं तो क्यों? रंगीन आयन दिखाते हैं तो क्यों? तो रंगीन आयन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि डी कक्षक में क्या पाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और मैं तुमको एकदम डिटेल में समझा दिया हूँ लगभग लेक्चर नंबर 3 में एकदम विस्तार समझाया हूँ कि कौन से रंगीन होते, कौन से क्या होते हैं रंगीन, कौन से कलर क्या होते हैं, कौन से कलरफुल होते हैं, कौन से कलर लेस होते हैं, एकदम विस्तार से समझाया गया है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो रंगहीन कब होता है? जब पूरा ट्यूब कोश क्या होगा? जब पूरा ट्यूब कोश भरा होगा तो रंगहीन होता है। पूरा ट्यूब कोश भरा होने का मतलब ही है कि ट्यूब कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 10 इलेक्ट्रॉन। तो रंगहीन होता है। और रंगहीन को ही हम लोग साइंस में क्या बोलते हैं? सफेद। और रंगीन कब होगा? जब डी ब्लॉक क्या होगा जी? जब डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यानी उसका कक्षक पूर्ण रूप से भरा नहीं होगा। उस कंडीशन में अगर कोई तत्व है उसका ट्यूब कोश खाली है, उस कंडीशन में वह क्या करेगा? रंगीन आयन करता है, प्रदर्शित करता है। एक विजंत्र हो गया, ट्यूब कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कण करता क्या है? रंगीन आयन करता है, इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। मैंने इसके 2 रीजन बताए थे। दूसरा रीजन मैंने बताया था ट्यूब कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने कारण जब ट्यूब कोश के तत्वों को श्वेत प्रकाश में रखा जाता है, श्वेत प्रकाश का मतलब ये सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो करते क्या है? उस श्वेत प्रकाश को एब्जॉर्ब करके, उस श्वेत प्रकाश को अवशोषित करके ये लोग करते क्या है? जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहे होते हैं, जब डी ब्लॉक के तत्व निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहे होते हैं, तो करते क्या है? इस गैपिंग में जो डी ब्लॉक में खाली स्थान है, खाली कक्षक है, उसी में लोग करते क्या है? उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के कारण, ऊर्जा एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि उस श्वेत प्रकाश को अवशोषित कर लिए। तो जिस श्वेत प्रकाश को एब्जॉर्ब किए, अवशोषित किए, उसी प्रकार के रंग क्या करते हैं? इंडिकेट करने लगते हैं। ऐसा 2 रीजन होते हैं। अगला क्या है? संक्रमण धातु आयन अनचुंबकीय होते हैं क्यों? एकदम मैंने डिटेल में फुल्ली डिटेल समझाया है। 1 घंटे लेक्चर लिया इसके मैंने। संक्रमण धातु आयन अनचुंबकीय होते हैं क्यों? तो संक्रमण धातु आयन अगर तुमको मानो बाय चांस नहीं आ रहा है, क्या लिखोगे? डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के। मतलब तुमसे अगर डी ब्लॉक से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आंख बंद कर लो, बस मुझ बोलो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के। नाक नहीं बंद करना है, आंख बंद करना है। सुनो दोस्तों, ठीक? तो संक्रमण धातु आयन अणुचुंबकीय होते हैं क्यों? क्यों होते हैं? डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के। तो समझो इधर, तो मैं बात कैसे किया था, देखो इधर। अगर हम बात करें चुंबकत्व के आधार पर जो पदार्थ होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है अणुचुंबकीय पदार्थ, इसको हम लोग कहते हैं डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। क्या बोलते हैं? डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तीसरा क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। देखो समझो, अब आगे तो भी जान लो, देखा होगा है कि नहीं? इसके बाद बताएं, इसके बाद याद कराना बहुत डिटेल बताएंगे, तुम जीवन भर कभी भूल नहीं करोगे कौन कौन होते हैं, क्या क्या सब सिखा देना। हो गया ना? आगे देखो, देखो यार, अगला प्रश्न क्या है? संक्रमण धातु धात्विक बंध बनाते हैं क्यों? सबसे मेन प्रश्न यही है। बोलो ना, तो तुमसे कोई पूछेगा कि संक्रमण धातु तत्व जो होते हैं वह धात्विक बंध बनाते, क्या लगे? धात्विक बंध बनाते हैं। और इनका जो धात्विक बंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, वह बॉन्ड दुर्बल नहीं होता, क्या होता है? बहुत ही प्रबल होता है।
धात्विक बंध है। तो जब धात्विक बंध है क्या होगा जी? प्रबल दुर्बल बहुत ही प्रबल होता है। तो पहली बात ये बताओ, संक्रमण धातु तत्व धात्विक बंध बनाते क्यों हैं? एक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कितने प्रश्न हुए? कितने प्रश्न हुए? और पांचों प्रश्न का उत्तर क्या है? क्या उत्तर? एक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के, फिर से रिपीट करता हूं, संक्रमण धातु क्यों कहे? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु क्यों कहते हैं? बोलो। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों दिखाते हैं? लग रहा है कोई मर गया। आगे, संक्रमण धातु के रंगीन होते हैं क्यों? संक्रमण धातु है अनचुंबकीय होते हैं क्यों? संक्रमण धातु धात्विक बंध बनाते हैं क्यों? संक्रमण धातु जो धात्विक बंध बनाते हैं वो प्रबल होते हैं क्यों? कितने प्रश्न हुए? 4 है या 5 है या 5 4? हमने 20 का वादा किया, 20 पढ़ाया था पहले। चलो आगे देखो, हम यही थोड़ा बात करते हैं। अभी लिख रहे हैं मत। चुंबकत्व के आधार पर, चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के, थोड़ा इसको भी जान लो। मार्ग चुंबक चुंबक हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, तो चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों होता है 3 प्रकार। कई प्रकार का? 3 प्रकार। सही है? देखो ध्यान से, पहला होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको हम लोग बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक क्या चीज? सब्सटेंस। बोल कह रहे हो? दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसको लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरा होता है लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान से, अगर तुमको इनका परिभाषा बताना हो, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर ले जाने पर सूक्ष्म रूप से क्या होते हैं? उसकी ओर चुंबकित होते हैं, यानी आकर्षित होते हैं। बहुत कम क्या होते हैं? उसकी ओर चुंबक की ओर क्या होते हैं? आकर्षित। उसको हम लोग कहते हैं क्या? अनुचुंबकीय। प्रति क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक के पास ले जाए जाने पर एक चुंबक से क्या होते हैं? दूर भागते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय। चुंबक से दूर भागते क्यों हैं? क्योंकि इनका जो ड्यूब कोष होता है पूर्ण रूपेण क्या होता है? भरा होता है। अब जब ड्यूब कोष पूर्ण रूपेण भरा है, इनको हम चुंबक के पास ले जाएंगे तो वहां से क्या होंगे? दूर भागेंगे। इनका ड्यूब कोष क्या होता है? पूर्ण रूप से नहीं भरा होता है। एकाक दुई मिला खाली होते हैं, और एकाक दुई मिला खाली होने की वजह से यह अनुचुंबकत्व का गुण दिखाता है। अगला सबसे खतरनाक लौह चुंबकीय, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर ले जाने पर प्रबल रूप से चुंबक की ओर क्या होते हैं? खिंच जाते हैं, यानी आकर्षित होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक? क्यों रीजन क्या है? क्योंकि लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनके ड्यूब कोष में
इसमें सर्वा पाया जाएगा एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें जो पाया जाएगा लव चुंबकीय वाले में, इसमें एक दो नहीं 4 या 5 पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? 4 या 5। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 या 5 पाए जाए तो जान लेना वो कौन सा है? लव चुंबक। एकदम आत्मा बता रहा हूं, आत्मा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 या 5 पाए जाए उसमें क्या होंगे जी? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लौ चुंबकीय। अरे भैया अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो उसका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कम की ज्यादा? कम। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा कम? ज्यादा। तो जितना ही ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा ज्यादा क्या होगा? लौ चुंबकीय पदार्थ होगा। और जितना कम उतना क्या होगा? बहुत मैग्नेटिक मूवमेंट फार्मूला होता है। कल को आया था न्यू बराबर आया था एन प्लस और मैग्नेटान। अब बताओ एन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे चुंबकीय आघूर्ण क्या रहेगा? चुंबकीय आघूर्ण का मतलब चुंबकों की ओर कम आकर्षित होगा। ज्यादा होगा क्या होगा जी? ज्यादा। अब देखो तुम भूलो नहीं, तुम बताता तरीका कौन कौन से चुंबकीय होते हैं, कौन कौन से प्रति, कौन कौन से लाओ। बहुत ध्यान समझना। देखो ध्यान से, अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो धरती पर मुख्य रूप से 3 ही लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। आप ध्यान रखेगा। पहला है आयरन, दूसरा है निकिल, तीसरा है कोबाल्ट। इस धरती पर इन तीनों के अलावा और लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आयरन, निकिल, कोबाल्ट। कहोगे तो हम प्रूफ भी कर देंगे आगे। अगर तुमसे कोई पूछे अणुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ, तो पहला होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन यानी O2। O2 लिखने के बाद आवर्त सारणी में चौने तत्व का अंतिम वाला नाम में माँ है। क्या है? माँ। सब मिला क्या होंगे? अणुचुंबक। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, सब क्या है जी? आ रहा है ना? सबके लास्ट में क्या है? सबके लास्ट में माँ है। जिसके लास्ट में माँ आएगा सब मिला क्या होंगे जी? अणुचुंबक। मैं 4-5 का नाम नहीं देता हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, हाँ सब लिख सकते हो, धैर्य रखो। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एक कैल्शियम, जगह होगा है नहीं है कैल्शियम। ये सब क्या है जी? अणुचुंबकीय। अब देखो इन दोनों को छोड़ करके धरती पर जो बचे सब क्या होते हैं? चलो लिख देता हूं मैं। प्लास्टिक, तांबा, पानी, सिलिकॉन, सोना, चांदी। सोना बाबू मत लिखना, सोना चांदी। आगे उतारो, डाल लो। चलो आगे देखो, हमने लिखे 3 प्रश्न। तीनों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न क्या है? टी ब्लॉक के तत्व कठोर होते हैं क्यों? तो इसका सबका उत्तर है क्या? धात्विक बंध प्रबल। धात्विक बंध प्रबल होने के कारण,
ये वाला रिकॉर्ड करो, अभी लिखना मत रुका। इसका आंसर ये है। तीनों प्रश्न का उत्तर क्या है जी? बोले चलो। तो डी ब्लॉक के तत्व कठोर क्यों होते हैं? धात्विक बंध के क्या होते हैं जी? प्रबल होते हैं। और एक उसमें अपवाद होता है, एक्सेप्शन। अपवाद ज्यादा पढ़ा करो। अपवाद क्या है? मरकरी। अपवाद क्या है? पारा, Hg। आगे, डी ब्लॉक के धातुओं का गलनांक अधिक क्यों होता है? धात्विक बंध क्या होते हैं इनके? प्रबल होते हैं। डी ब्लॉक के धातुओं का गलनांक ज्यादा क्यों होता है? अभी लोहा है ना, टंगस्टन तो 36 पर पिघला। लोहा जो होता है 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ऐसे सभी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो डी ब्लॉक के धातु गलनांक क्यों ज्यादा होता है? क्या पाता है? धात्विक बंध इनके क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। आगे सबसे मेन, इनकी परमाणविक बंध ऊर्जा अधिक होती है। क्यों? तो अधिक क्या? धात्विक बंध प्रबल होने के परमाणविक बंध ऊर्जा क्या होता है? कोई बताएगा? देखो, एकदम मैं तुम्हारी भाषा समझाऊंगा। परमाणविक बंध ऊर्जा क्या है? किसी परमाणु को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होता है, उसी ऊर्जा हम लोग कहते क्या है? परमाणविक बंध। तुम ऐसे समझो, कोई लड्डू जानो, लड्डू या खिचड़ी पर बनता है, क्या बनता है? ढूंढा। लड्डू बनता नहीं बनता है? ढूंढा बनता है। ढूंढा भी तुम लोग हाथ से तोड़ो, क्या हो जाएगा? उसके सभी लड्डू क्या हो जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे। वही मैंने लिया लोहा। क्या ले लिया? मान ली लोहा है। ये क्या है? जैसे ढूंढुआ तोड़े तो तोड़ो इसको, टूटेगा? तुम्हारा हाथ टूट जाएगा कि टूटेगा? ढूंढुआ है जी। लड्डू लड्डू ऐसे हाथ में लो, 2 बार घुमा दे, क्या हो गया? हर कण उसके टूट नहीं जाएंगे, हर कण उसके अलग अलग हो जाएंगे। मतलब उस लड्डू को ब्रेक करने के लिए, उसको अणु को तोड़ने के लिए हमको क्या देना पड़ा जी? कम ऊर्जा देनी पड़ी, कम बल लगाना पड़ा। लेकिन जो लोहा है, उसके अणुओं को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी का हम लोग कहते क्या है? परमाणविक बंध। यानी उनके अणुओं को ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होता है, उसे हम लोग कहते क्या? परमाणविक बंध। इतना समझ में आया? बता लो। आगे देखो, अगला प्रश्न लिखो। डी ब्लॉक के अन्य नाम। डी ब्लॉक के अन्य नाम। पहला बताओ, डी ब्लॉक के क्या क्या नाम है? पहला नाम क्या जी? संक्रमण धातु तत्व, इसी का हम लोग कहते हैं संक्रमण धातु तत्व। दूसरा क्या है? सेतु तत्व। क्या बोलते हैं जिसको? सेतु तत्व। संक्रमण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका ट्यूब कोष क्या होता है? ट्यूब कोष अपूर्ण होता है। ट्यूब कोष अपूर्ण होने का इसको संक्रमण बोला। सेतु को बोला, सेतु तत्व क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यह एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक पहुंचने के लिए क्या करता है? एक सेतु का काम करता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य, पी ब्लॉक के मध्य पुल की तरह कार्य करता है। पुल की तरह कार्य करता है। डाल लो इसको। तो डी ब्लॉक के नाम क्या क्या है जी? पहला है संक्रमण धातु, दूसरा क्या है? सेतु। डाल लो इसको। Lights, camera, action.